गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, जस्ट 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 स्टार्ट करो। कौन कौन आगे है? पलक आ गई है। पलक पलक आ गई है। एडमिन श्वेता पाल, काजल, प्रवीण कोल। प्रवीण, तूने क्या लगा लिया है? भूत का फोटो लगा दिया है। सर आपकी पिक्चर कैसी आ रही है सर? मेरे पिक्चर क्लियर नहीं है। ये सर बच्चे आप ने। बैठे कहाँ हो? बादलों पे बैठे हो क्या? अरे ये सारे बच्चों का कमाल है, मैंने कुछ नहीं किया। रुक जा एक मिनट। सर आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हो? हाँ यार, पहले से तो इम्प्रूव कर गया हूँ, अब ठीक हो जाऊंगा। पहले से तो काफी इम्प्रूवमेंट है। ओके सर। चलो शुरू करते हैं, बस एक सेकंड सेटिंग कर रहा हूँ। बेटा, घर से ही ले रहे हो सर आप क्लास? आज तो घर से ही ले रहा हूँ। बैकग्राउंड चेंज। अरे तुम लोगों ने क्या कर रही हो? बैकग्राउंड क्यों चेक कर रहे हो भाई? खुद बच्चे हैं तो। एक मिनट रुकिए बेटा। हाँ, ये ले लिया। ठीक है, रुकिए। सर आज कंबाइन नहीं है हमारी क्लास? आज नहीं है, मंडे से कंबाइंड है। ओके सर। मंडे से कंबाइंड होगी, पॉसिबली। हाँ, मंडे से ही होगी, 8:30 से। क्या दूसरी क्लास तो कंबाइंड चलती है ना आपकी? यस सर। हाँ, आज कंबाइंड। ये आपका ये तो उन लोगों का हो चुका है ना। बस एक सेकंड रुक जाओ। देखो तो तुम लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं सर, थोड़ा ज्यादा बस सर अब दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुक जाओ बस। आप देखो तो दिखाई दे रही है। ऊपर स्क्रीन कट रही है सर। हाँ, नहीं स्क्रीन। मैंने वो नहीं बोला, कुछ भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ भी? ये हाँ यस सर सर दे दिखाई रहा दे है। रहा है। क्या लिखा हुआ पढ़ के बताओ तो। पार्शियल पार्शियल प्रेशर। हाँ प्रेशर। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके। चलो मैं शुरू करता हूँ। बस एक सेकेंड। ब्लैक। शुरू करें बेटा? यस सर। हाँ, तो लास्ट डे हम लोगों ने हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन कैलविन इंस्टीट्यूट इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय डीके जाओ। वेलकम बैक। आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पे जोरदार जोरदार स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ पे डिस्कशन करा था। और पी भी इक्वल टू एनआरटी, और पी भी इक्वल टू एनआरटी से हमने निकाला था डी इक्वल टू पी एम बाय आर टी। और उस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मंडे से आपका केमिस्ट्री क्लास कंबाइन होगी। ठीक है। आप लोगों को आज यदि कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे को बताते चलना, क्योंकि आज फर्स्ट डे है इस पे। तो मैं थोड़ा आप लोगों से हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बताते रहना कि कैसे करना है, ये कुछ गड़बड़ हो तो। तुम लोग मुझे देख रहे हो क्या? यस सर। मैं नहीं देख पा रहे हो किसी को, कौन बच्चे बैठे हुए हैं कौन नहीं बैठे हुए। किस पे क्लिक करूं? सर कैमरा ऑफ है सबका। अच्छा नहीं, बच्चे भी नहीं दिखे। दिखाओ उस मोबाइल दिखाओ। कम से कम बच्चे कौन कौन आए हैं ये तो पता चले।
एक मिनट बेटा। बता रहा है। हाँ चलो शुरू करते हैं। हाँ लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। कि सबसे पहले आप लोग लिखो हेडलाइन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो बेटा आप तेजी से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत हो तो एकदम कम्युनिकेट करते चलना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर ऐसे कैसे मैनेज कर पाओगे आप इतना? उससे लिख लोगे सर? अरे नहीं नहीं, एक हैंग कर, एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अब देखो तो ना, अभी ठीक चल रहा था, हैंग कैसे? हाँ? एक मिनट बेटा, एक मिनट। डाल डाल सर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। एक मिनट यार। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तुम लोग को समझ में आ रहा है कुछ? नो सर। सर दिख तो रहा है। अच्छा। एक देखता हूँ। सर हाँ ऐसे बोलो 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 बोलो। ऐसे ऐसे तो सर बहुत टाइम लग जाएगा लिखने लिखने में ही। ऐसे सर समझ में भी नहीं आ रहा था अच्छे से ना। हाँ सर। बोर्ड पे कर दो, हाँ सर वो ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे। यस हाँ सर। सर कर दो। एक मिनट, ऐसे ही सब लाइन पे ही बने रहो। ओके सर। एक बार और ट्राई कर लूं इस पे। कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो अगर कर पाओ तो। एक बार ट्राई कर लेता हूं, नहीं होता तो फिर बोर्ड पे चलता हूं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल ठीक है प्रेशर। सर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये क्या कह रहा है कि टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर exerted by total pressure exerted by each gaseous molecule, each gaseous molecule। लिखो तो आप लोग, मैं नोट करवा रहा हूं फिर बोर्ड पे चल रहा हूं। एक काम करो, बोर्ड पे लगाता हूं मैं, ठीक है? कैमरा एक सेकंड रुको, एक सेकंड आप लोग लाइन पे रहो, मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं। ओके सर। एक सेकंड।
बेटा इसको छोड़ दो, ऐसे रहने दो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है? बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं। आवाज बहुत लो है। लो है। हम्म। एक सेकंड रुको, क्या करूं? बोर्ड दिख रहा है कुछ? है बोर्ड कैसे बोर्ड दिखे? बोर्ड यहाँ पे है, वो देख रही हो कितना दूर है। ऊपर लिखो तो एक चीज। दिख रही है? कैमरा ऊपर कर दो, कैमरा ऊपर कर दो। करवा दीजिए। सर ये लाइट गलत जगह लगी हुई है। आसिफ भाई डरा दिया तुमने बच्ची को। कर लग दिया रहा बंद कैमरा। तो गली इतनी बुरी है, सब डर जाते हैं। अब आप लोग को बोर्ड दिखाई दे रही है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कैमरा सर। ऑफिसर। नो सर। नो सर। हाँ सर। नो सर। अरे अब क्या रुको। हाँ अब थोड़ा सही है सर। सबको बोला तुमको पिन करने की, तो पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है? देखो, उनको बोला उनको बोलो पिन करने की। पिन करने के लिए? बेटा एक बार आप लोग पिन करके देखो ना।
सर ओके है। दिखाई दे रहा है बोर्ड? यस सर। हाँ सर। यस सर सर। बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी आवाज बहुत लो है अभी भी। अच्छा, आवाज कम आ रही है? नहीं सर, सही आवाज सही है सर, वॉल्यूम भी। इसको कहाँ पे लगा? अब तुम जाओ, मैं काम करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ है बच्चे? सानवी, तुम एक काम कर, इस कैमरा को उधर से दोगे तो इधर से ज्यादा लाइट आएगा। अब देखो तो, हाँ, पूरा अपने इसी में रहने दो सिर्फ उसको। इतना मत इसी, तभी तो देखूंगा क्या हो रहा है। वो इतना पिन थोड़ी ना होगा। हाँ, खाली इसी में रहने दो। ठीक है जाओ। वो ये रहने दो, तब तो मैं देखूंगा। अच्छा इतना ही लेगा और ये बड़ा नहीं होगा, जूम नहीं होगा। कैमरा, ये कैमरा तो है नहीं, तो गूगल मीट है। अच्छा, गूगल मीट है। अब बाहर कर जाओ। हाँ, आप अपना क्लास में लैपटॉप से चेक करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हेलो अब आप सर। लोगों को दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये क्या बता रहा है कि हमने कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर में बहुत सारे गैसेज हैं। इस कंटेनर में बहुत सारे गैसेज हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये हमें बता रहा है कि फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर, जो गैसेस मिक्सचर आपस में रिएक्ट नहीं करता हो, फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर, टोटल प्रेशर exerted by each gaseous molecule is equal to sum of individual partial pressure। तो यहां पे आप लिखो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर, for a non-reacting gaseous mixture, total pressure exerted by each gaseous molecule is equal to sum of individual partial pressure। Sum of individual partial pressure। For a non-reacting gaseous mixture, total pressure, for a non-reacting gaseous mixture, total pressure exerted by each gaseous molecule is equal to sum of individual partial pressure। ठीक है, ये बात डाल्टन साहब ने बताए थे। मान लो बेटा कि यहाँ पे कोई गैस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो यदि आप टोटल प्रेशर को मान लेते हो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी प्लस पीई डॉट डॉट डॉट। तो पीटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर टी अपॉन भी इक्वल टू ये पीए हो जाएगा एन ए आर टी अपॉन भी प्लस एन बी आर टी अपॉन भी प्लस एन सी आर टी अपॉन भी
प्लस डॉट 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 RT by V, RT by V, RT by V कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा कि N टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्या बता रहा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? ये बता रहा है कि फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैसियस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो हो जाएगा टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर P इक्वल टू nRT बाय V इक्वल टू हमने लिखा है NaRT बाय V प्लस NbRT बाय V प्लस NcRT बाय V डॉट डॉट डॉट। RT by V, RT by V, RT by V बेटा कैंसिल हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस डॉट डॉट डॉट। लिख लिया आप लोग? यस सर। अब आप लोग लिखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अरे एक मिनट, लिखने से पहले एक मिनट मुझे बता दो, पिक्चर दिखाई दे रहा है ना अब? हाँ सर। सर ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लो क्या दिन। लिखो आप ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तुम वो भी देख रही है? हाँ? Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. क्या कह रहे हैं ग्राहम साहब कि आप यदि आप लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हो या इफ्यूजन की, आसिफ तुम यहीं पे हो, आज मैंने तुम्हें देखा भी था तब, अब तो कैमरा की तो सेटिंग वेटिंग उल्टा पुल्टा है तो मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, बट एनीवे महसूस कर रहा हूं हाँ कि डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा मिक्सिंग। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैस और इफ्यूजन का मतलब होता है लीकिंग। जैसे बड़े सिलेंडर से जब छोटे सिलेंडर में गैस को भरा जाता है तो उसको बोला जाता है इफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग, जनरली टर्म होता है मिक्सिंग। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो जो लॉ डिफ्यूजन के लिए है वही सेम लॉ इफ्यूजन के लिए भी होगा। जो लॉ डिफ्यूजन के लिए है वही सेम लॉ इफ्यूजन के लिए भी लागू होगा। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में आप लोग लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर and at constant temperature, at constant pressure and at constant temperature, rate of diffusion of any gas, rate of diffusion of any gas is inversely proportional to square roots of their densities. Square roots of their densities. सर ये लास्ट में क्या है समझ नहीं आ रहा। यहां पे बेटा इससे पहले चलो मैं समझा रहा हूं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये क्या कह रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटीज।
कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसी भी गैस का वो अपने डेंसिटी के स्क्वायर रूट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप लिख सकते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डी। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डी। अब आप यहां से देखिए कि मान लो दो गैस है, एक है गैस 1 और दूसरा है गैस 2। गैस 1 में क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन R1, यहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है, इसका डेंसिटी D1 है, इसका डेंसिटी D2 है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, अंडर रूट D2 अपॉन D1। R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 by D1। R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 by D1। ठीक है, ठीक है। R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 by D1। तो R1 बाय, अभी जो हमारा रिलेशन आया है, ये रिलेशन आया है कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। आप इसको देखते चलो गौर से, इसको आप लिख सकते हो कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू, सर यस 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 सर थोड़ा बीच की तरफ से लिख लीजिए, थोड़ा ज्यादा साइड हो गया तो दिख नहीं रहा। ठीक है, थोड़ा और सर इधर करिए। थोड़ा और किधर बोलो। अरे पिन करके स्क्रीन रोटेट कर लो ना। एक मिनट, क्या बोल रहे हो करने के लिए? पिन करके कर दिया पिन, अब क्या करूं? सर आपको नहीं, कौन बोल रहा था अभी, उनको बोल रहा था पिन करके स्क्रीन को रोटेट कर लो, अपने आप फुल स्क्रीन हो जाएगा। पिन तो मैंने कर लिया अपना। सर आपको नहीं, अभी कौन बोल रहा था उनको बोल रहा हूँ। लाइबा बोल रही थी। हाँ लाइबा दीदी, पिन करके रोटेट कर लो, ठीक हो जाएगा। हो गया, आई नो। अब मेरा ठीक करो, मेरा बोर्ड चला गया। सर ठीक है। सर ठीक हो गया, आपका भी आ गया। सर आपका सही है। अच्छा माय गॉड। हाँ सुनो सुनो, चलो हिल नहीं आ रहा है, रुक जाओ। R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 by D1। R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 by D1। यहां से हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। फिर हमने यहां पे लिखा डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। तो आपने क्या देखा है कि हम दोनों को ऊपर नीचे, जो हमारा डेंसिटी ऑफ गैस 2 था और जो डेंसिटी ऑफ गैस 1 था, दोनों को हमने डेंसिटी ऑफ H2 गैस से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डेंसिटी ऑफ H2 गैस से डिवाइड कर दिया। नौ मेरा सीधा सवाल है यहाँ बैठा हुआ बच्चा लाइबा से नहीं, प्रवीण से। प्रवीण तुम बताओ कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस क्या होता है? हाँ, वेपर डेंसिटी। वेरी गुड। सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 बाय वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1। यहां से हमारा रिलेशन आ रहा है कि डेंसिटी ऑफ गैस 2, पहले हमारा क्या था, R1 by R2 इक्वल टू D2 by D1। R1 by R2 इक्वल टू D2 by D1।
सो R1 by R2 डेंसिटी ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, फिर आपने लिखा डेंसिटी ऑफ गैस 1 divided by density of H2 gas. So any density of any gas divided by density of H2 gas equal to vapor density. तो आप लिख सकते हो कि vapor density of gas 2 by vapor density of gas 1. Now my simple straight question to Ankita, Asif, Ramita and everyone. 2 into vapor density of gas 2 by 2 into vapor density of gas 1. हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। बेटा 2 into vapor density क्या होता है? 2 into vapor density molecular weight। वेरी गुड। तो R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 by M1। कॉपी पे जगह दो। और ये सारी काम जो मैं करने जा रहा हूं ना, ये सारा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और आसिफ क्या हाल चाल? बढ़िया सर, बढ़िया, मजा आ रहा है सर क्लास में। हाँ नहीं अभी शुरू करा रहे। एक्चुअली मैंने पेन टैब से शुरू किया था, तो फिर उस पर कुछ जम नहीं पाया। फिर मैंने ये वो तो इंस्टीट्यूट में जो बोर्ड है वो स्मार्ट बोर्ड होता है, वो तो काफी इफेक्टिव रहता है, तो वो बोर्ड मेरे घर पे है नहीं, तो ये बोर्ड पे चला दिया तब तक। सर जो है वो बेस्ट है। हाँ चल बेटा ठीक है, फिर शुरू करते हैं। संचिता कहाँ भाग गई? सर यही हूँ मैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही सर, माइक ऑफ कर दिया आपका किसी ने। सर वही। अबे भाई कौन मजे ले रहा है यार रोज रोज। सर वही। हेलो सर। सर वही। अभी भी नहीं आ रही आपकी वॉइस। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। कर दिया सर किसी ने आपका। माइक ऑफ कर दिया, माइक ऑफ आपका। वहाँ पे लिख के आ रहा होगा सर। आपको म्यूट कर दिया सर किसी ने। अबे यार मैं नहीं हूँ बे, मजाक मत कर। वहाँ लिख के आ रहा होगा। भाई मैंने तेरा नाम नहीं लिया। अरे मेरा माइक म्यूट मत करना यार प्लीज। मुझे इसमें होस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे वो छोड़ो, चलो क्या लिखा है? कल बे यार तू भी परेशान कर यार, ये तो अजीब चक्कर है। हाँ बच्चे सब मजे ले रही, क्या नहीं तू तो मुझे देख रही। हाँ चलो ठीक है, तो अब लिखो कि अभी तक आप लोगों ने निकाला है कि R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 by D1 इक्वल टू अंडर रूट M2 by M1 इक्वल टू अंडर रूट वेपर डेंसिटी ऑफ 2 बाय वेपर डेंसिटी ऑफ 1। ये एक रिलेशन हमने अभी तक लाया है। चलो अब हम इससे आगे देख रहे हैं कि मान लो बेटा, अच्छा आपने तू एक बार बता, तू समझदार लड़का है, मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, मान लो ये एक कंटेनर है और ये एक दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर में मान लो इसका नाम है 1, इसका नेम है सेकेंड, और ये जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें N1 मोल है, जो कि T1 टाइम में क्या होगा, डिफ्यूज हो रहा है। N1 मोल कोई गैस है जो कि T1 टाइम में क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। और ये सेकेंड कंटेनर में N2 मोल गैस है जो कि T2 टाइम में डिफ्यूज हो रहा है, जो कि T2 टाइम में डिफ्यूज हो रहा है, T2 टाइम में। एकदम आराम से चलो, यहाँ पे नहीं देखते हो कि जैसे 5 मोल CO2 गैस 1 घंटे में डिफ्यूज हो रहा है, आप उसका रेट क्या बोलोगे, 5 मोल पर आवर, 5 मोल पर आवर। तो यहाँ पे आप R1 क्या बोलोगे, R1 इक्वल टू N1 अपॉन T1। सिमिलरली आप R2 इक्वल टू क्या बोलेंगे, N2 अपॉन T2।
N2 अपॉन T2। तो ठीक है, दोनों को कोरिलेट कर दीजिए। यहां पे क्या लगा कि R1 बाय R2 इक्वल टू N1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन N2। इफ यदि दोनों का डिफ्यूजन टाइम सेम हो, इफ T1 इक्वल टू T2, यदि दोनों का डिफ्यूजन टाइम क्या हो, सेम हो जाए, इफ T1 इक्वल टू T2, इफ T1 इक्वल टू T2, सो R1 बाय R2 इक्वल टू N1 बाय N2। यदि दोनों का बेटा डिफ्यूजन टाइम सेम हो जाए, यदि दोनों का डिफ्यूजन टाइम सेम हो जाए तो R1 बाय R2 क्या हो जाएगा, N1 बाय N2 के बराबर। ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ N1 इक्वल टू हो जाए N2, तो R1 बाय R2 इक्वल टू T2 बाय T1। ये भी एक रिलेशन आ गया। तुम देखते हो कि नीट में जेईई में पे काफी क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। तो फिलहाल इतना रिलेशन आ गया। एक बात अब बताएगा, इस क्लास में बैठा होगा बच्चा, अभी मैं यहां से देख नहीं पा रहा हूं, बट समझ रहा हूं कि शुभांगी होगी कहीं पे बैठी हुई, भूपेन होगा, मानसी शर्मा होगी। हाँ, एक बात बताओ कि ये कंटेनर 1 है और दूसरा कंटेनर सेकेंड है। कंटेनर 1 का वॉल्यूम V1 है और कंटेनर 2 का वॉल्यूम V2 है। कंटेनर 1 का वॉल्यूम कितना है, V1, और कंटेनर 2 का वॉल्यूम कितना है, V2। V1 वॉल्यूम गैस T1 टाइम में डिफ्यूज हो रहा है, V1 वॉल्यूम गैस T1 टाइम में डिफ्यूज हो रहा है, और V2 वॉल्यूम गैस T2 टाइम में डिफ्यूज हो रहा है। तो R1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, V1 अपॉन T1 एंड R2 इक्वल टू V2 अपॉन T2। हेंस R1 बाय R2 इक्वल टू V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन V2। ये एक रिलेशन आ जाएगा। इफ T1 इक्वल टू T2, यदि हमने दोनों में डिफ्यूजन टाइम सेम कर दिया तो R1 बाय R2 इक्वल टू V1 बाय V2। कॉपी पे नोट करो बेटा, जगह नहीं है कॉपी पे नोट करो, नोट कर दो। हो गया, नोट कर लिया आप लोग? यस सर। यस सर, हो गया। हो गया। आज कौन कौन बैठा हुआ है? अंकिता है, आर्ची है, लैबा है, आसिफ है, मोहम्मद है, खुशी है एंड 19 अदर है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कि मान लो ये गैस 1 है, ये गैस 1 है। आज मैं इस चैप्टर को फिनिश करके ही चलूंगा, चाहे कितना देर लग जाए, मुझे रात 9-10 बज जाए। ये गैस 2 है, नहीं उतना टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा टॉपिक है। गैस 1, गैस 2। मान लो गैस 1 का लेंथ L1 है और गैस 2 का लेंथ L2 है।
यदि तुम लोग को साउंड में कोई प्रॉब्लम लग रही हो कि आवाज और भी क्लियर होना चाहिए या और भी स्पष्ट आनी चाहिए, मेरे को बता देना, तो फिर मैं शाम में कॉलर माइक ले आऊंगा। सब ठीक है सर। ठीक है, मैं खरीद लूंगा कॉलर माइक, बगल में ही है। मान लो ये गैस 1 है, इसका लेंथ L1 है, L1 लेंथ का गैस T1 टाइम में डिफ्यूज हो रहा है। ये L2 लेंथ है और ये L2 लेंथ का गैस T2 टाइम में डिफ्यूज हो रहा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आप क्या बोलोगे? R1 इक्वल टू L1 बाय T1 होगा ना। अच्छा, इधर R2 इक्वल टू L2 बाय T2, L2 बाय T2। तो यहां पे हो जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय T1 इंटू T2 बाय L2। इफ T1 इक्वल टू T2, यदि दोनों में डिफ्यूजन टाइम बराबर कर दो तो R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2। नाउ मैं सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, क्योंकि इस क्लास में सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं। आप लोग मुझे जवाब दो कि R1 बाय R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 बाय D1 अंडर रूट M2 बाय M1, फिर आपने निकाला था M1 बाय M2, फिर V1 बाय V2, फिर आपने निकाला था L1 बाय L2, फिर आपने निकाला था T2 बाय T1। तुमने गौर करके देखा कि इस सारे चीजों में रिलेशन क्या था? इस सब में था कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, यही पूछेगा, लेकिन बाय चांस थोड़ा सा इसको घुमाना चाहे तो यहां पे लिख लो एक और रिलेशन कि एट डिफरेंट प्रेशर, यदि प्रेशर अलग अलग हो जाए बेटा, एट डिफरेंट प्रेशर, सो R1 बाय R2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 into under root M2 upon M1. Yeah, it can be written as P1 upon P2 into under root D2 upon D1. बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर नीचे वाला नहीं दिख रहा? ये वाला? यस सर। रुक जा, मुझे नीचे वाला नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक, दिखेगा, सब दिखेगा नहीं। कैमरा को तो इधर उधर कर ही सकता हूँ। सर सही है, दिख रहा है। अब ठीक है सर। सही है अब सर। ठीक है ना? ओके। एक काम करो, वो जो सब करते हैं ना, पिन मार कर लो और वो जो भी होता है उसको ठीक करो। है। हाँ, पिन करो। सर ये R1 बाय R1 है, R2 नहीं आएगा? कहाँ पे? कहाँ पे? सर सबसे नीचे, सबसे नीचे। गलतियां ढूंढो 10, बन जाओ जीनियस। परवेज साहब, R1 बाय R2 इक्वल टू P1 बाय P2 इंटू अंडर। बेटा ये तब लगाओगे जब प्रेशर डिफरेंट होगा, जब प्रेशर डिफरेंट होगा। तो R1 बाय R2 इक्वल टू P1 बाय P2 इंटू अंडर रूट M2 बाय M1 अब इक्वल टू P1 बाय P2 इंटू अंडर रूट D2 बाय D1। अभी तक जो मैंने तुम लोगों को बताया था ये तो सिंपल टॉपिक था, और उस दिन मैंने क्वेश्चन भी करा दिया था वैसे। अब जो टॉपिक चलेगा ना वो थोड़ा सा भारी होता जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस से चलना, उसमें थोड़ा धीरे धीरे चलना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना है। सर अभी रुक जाइए। रुक गया रुक गया रुक गया। सर वो एंड में P1 बाय P2 रूट D2 बाय D1 है ना? हाँ, P1 बाय P2 इंटू अंडर रूट D2 बाय D1। ओके सर। हो गया सर। हाँ ठीक है। अब क्या है कि ठीक है, हमने उस दिन पिछले दिन पढ़ा था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ,
एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, उस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे। अभी हमने देखा है डाल्टन लॉ और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब आप हेडलाइन लिखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फर्स्ट पॉइंट, gaseous molecule are always in random motion. Gaseous molecules are always in random motion. Always in random motion. Second point, the gas molecules move freely and independent of each other. The gas molecules move freely and independent of each other. Third point, all collisions are perfectly elastic. All collisions are perfectly elastic. इसका मतलब हो गया कि that is there is no loss of kinetic energy. That is there is no loss of kinetic energy of a molecule during collision. तो अभी हमने लिखा है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। गैसेस मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होगा। वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो फ्रीली मूव करेगा और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी है। हर एक कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक माना गया है, मतलब ड्यूरिंग द कोलिजन किसी भी तरह के काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट लिखो आप। और नेक्स्ट पॉइंट, जो ये जनरल पॉइंट था जो हमने 3 बताया, ये यस मैम, बोलो बेटा। ठीक है, नोट करो। सर कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ बोलिए। कुछ क्वेश्चंस थे, डाउट थे सर प्रीवियस चैप्टर्स में से। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? अरेंज करोगे? कौन? प्रवीण बोल रहा हूँ सर। कौन? प्रवीण? यस सर। अच्छा प्रवीण, तेरे को मैंने क्या बोला था कि पहले ही डॉट भेज देना व्हाट्सएप पे। सर हाँ, उस दिन मैं भेज रहा था, लेकिन आपकी अब ये बता क्या हुआ लोचा, कि अभी तो मैं लैपटॉप पे पढ़ाना शुरू किया था, उसमें तो मोबाइल मेरे हाथ में था, अब मोबाइल लगा हुआ है बोर्ड में। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, किसी दिन डाउट क्लास भी लगा लो सर, सबके हाँ डाउट तो सॉल्व जब मर्जी लगा लो। अब तो मैं थोड़ा ठीक भी हो गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, सबके डाउट हो जाएंगे क्लियर। तुम आपस में डिसाइड करके बता देना कि उतना बजे लगा लो। अभी कर लो ना सर, फिर डिसाइड अभी से। पिन कर दूं? ब्रेक में करते हैं सर डिसाइड कब करना है। हाँ ब्रेक में करते हैं डिसाइड, अभी पहले ये करते हैं। अच्छा एक बात सुनो,
पर यहाँ पे ध्यान दो कि गैसेस मॉलिक्यूल, हाँ ना, डॉट होना बहुत जरूरी है। गैसेस मॉलिक्यूल डॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तुम लोग भेज, ठीक है, किसी भी तरीके से। मैं देखता हूं बीच में मोबाइल निकाल करके, वैसे तो देख नहीं पाऊंगा, फिर कुछ रास्ता निकालता हूं। गैसेस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। गैसेस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। गैसेस मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में रहेगा। द गैस मॉलिक्यूल मूव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। All collisions are perfectly elastic. That is, there is no loss of kinetic energy of a molecule during collision. ठीक है, ये तीनों जनरल पॉइंट था। इसका मीनिंग इतना ही है जितना पॉइंट में लिखा हुआ। लेकिन अब जो आगे 3 पॉइंट है वो काफी खतरनाक है, जरा उस पर ध्यान देना। क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होता है, क्या जो डिस्क्रीट पार्टिकल होती है, वॉल्यूम ऑफ ईच गैसियस मॉलिक्यूल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ ईच गैसियस मॉलिक्यूल is taken as negligible in comparison to total volume of the gas. Total volume of the gas के कंपैरिजन में हर एक इंडिविजुअल गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। आज की क्लास में ये पॉइंट जो है ना, 4th पॉइंट, यही खतरनाक पॉइंट है। पहले इस पॉइंट को नोट करो, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और इसी के कारण आइडियल गैस इक्वेशन फेल कर जाता है, और जिसके कारण आ जाता है रियल गैस इक्वेशन या वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो मेरा चर्चा है, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, तुम लोग मोबाइल पे देख रहे हो ना? यस सर। यस सर। मुझे यस सर। जियो फाइबर लगाने दो इस पे। मैं तो बिना मतलब के इसको चला रहा था इस पे, मोबाइल पे। 1 सेकंड रुक। अब कुछ फर्क पड़ा है? सर जो पहले था ना वही ठीक था। माने जियो तो 100 Gbps की स्पीड है ये। हटा दो, वही रन दो। सही है नहीं सर, सर, सही है, सही है। हाँ, मैं तो ध्यान नहीं दिया, पहले मैं तो पढ़ाने लगा, इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया। कहां गई तू अपना? सर कैमरा थोड़ा सा और मूव कर दीजिए राइट की तरफ। इधर बस इधर बस बोलो। बस। ओके सर, ओके ओके सर, ठीक है। अब सही, ठीक हाँ है। सही है। इसमें नहीं लगेगा, मैं बोल रही हूँ। एक्सटेंशन खराब है तो तुमने फेंका, दिवाली पर फेंका। मम्मी चलो। हाँ, और जो 4th पॉइंट है यहाँ पे देखो कि वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस मॉलिक्यूल is taken as negligible. Volume of each gaseous molecule is taken as, volume of each gaseous molecule is taken as volume of each gaseous molecule is taken as negligible in comparison to total volume of the gas. जो वॉल्यूम का, जो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम होगा, जो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम होगा, उसके कंपैरिजन में हर एक गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो ये 4th पॉइंट है, जो किसी के कारण जो है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है तो फेल कर जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस मॉलिक्यूल is taken as negligible in comparison to total volume of the gas. Volume of each gaseous molecule is taken as negligible in comparison to total volume of the gas.
ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट है यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे कि फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन, among the gaseous molecule, forces of interaction among the gaseous molecule are taken as absent, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एब्सेंट मान लिया गया, नेग्लेक्ट मान लिया गया। इसके कारण भी पीवी इक्वल टू एनआरटी में गड़बड़ी हुई। सर वो अमंग गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना? हाँ, फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन अमॉन्ग द गैसियस मॉलिक्यूल, forces of interaction among the gaseous molecule हेलो 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 सर, कहाँ हो? हेलो यस सर। हेलो आवाज बोलो। आपकी आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है सर आपकी। अभी भी गूंज रही है? नो सर। सर अब ठीक है। नहीं सर। अब ठीक है सर। कभी कुछ हो जाता होगा। सर फोर्सेज ऑफ इंडक्शन अमॉन्ग द गैसेस मॉलिक्यूल आर टेकन एज एब्सेंट। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 4 था कि वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस मॉलिक्यूल इज टेकन एज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, एंड पॉइंट नंबर 5 कि फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द गैसेस मॉलिक्यूल आर टेकन एज एब्सेंट। इसी दोनों पॉइंट के फेल करने के कारण जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है वो फेल कर जाता है। तो यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, फिर मैं 4th और 5th पॉइंट को डिस्कस करूंगा। एक और बता रहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां से आप ये समझो कि एक रिलेशन होता है हमारा पीवी इक्वल टू 1/3 mnc²। पीवी इक्वल टू 1/3 mnc²। ठीक है, पी हो गया आपका प्रेशर,
V हो गया आपका वॉल्यूम, M हो गया मास, N हो गया नंबर, एक मिनट में कोई सामान देख। हाँ, तो P इक्वल टू हो गया प्रेशर, V इक्वल टू वॉल्यूम, M इक्वल टू कैमरा की कर लीजिए सर। पहले सही था, ज्यादा करो। बेटा कैमरे के साथ नहीं खेलते, खिलौनों के साथ खेलो जाके। हाँ सर अब ठीक है। नहीं नहीं परवीन भाई ठीक हो तुम? और सर परवीन भाई ठीक हो? हाँ भाई ठीक हूँ भाई। आप दिखा दे रहा है? बस सर यस सर ओके ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड। लग गया? नया चार्जर लाई या नया हुआ? एक मिनट से चार्जिंग कर रहा हूँ, रुक जाओ। परवीन भाई गर्दन ठीक हो गई? सर ठीक नहीं हो रहा। बस एक सेकंड सेटिंग करो, बस एक सेकंड। अब आप लोग देखो। हाँ ठीक है। नहीं बस सर बस रुकिए, कैमरा घूम जाती है। रुक जाओ एक मिनट। अब बोलो सर। ओके हाँ ठीक है। अब ठीक है सर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, उसमें क्या बताया गया कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, गैसेस मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि जो ऑल कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब हो गया कि उसमें कोलिजन के दौरान किसी भी तरह के काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस मॉलिक्यूल इज टेकन एज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द गैसेस मॉलिक्यूल आर टेकन एज एब्सेंट। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, Tv equal to 1/3 mc square, P equal to pressure, V equal to volume। M है मास, N है नंबर। मान लो कि इसमें सपोज कर लो कि 30 गैसेस मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं और एक गैसेस मॉलिक्यूल का मास 20 kg है, तो 30 गैसेस मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 30 × 20। तो यदि एक का मास m है और टोटल नंबर n है, तो जो m × n हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल मास, कैपिटल M, टोटल मास। अब आपका यहां पे देगा Pv इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। तो Pv इक्वल टू 1/3
इसको 2/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 mc²। तो पीवी इक्वल टू 2/3 1/2 mc²। तो यहां से पीवी इक्वल टू हो जाएगा 2/3, अच्छा 1/2 mc²। सी क्या है यहाँ पे आपका वेलोसिटी है, तो 1/2 mc² इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। 1/2 mv² क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब आप यहां से लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीवी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीवी, 3/2 पीवी, और इट विल बी इक्वल टू 3/2 RT। 3/2 RT, पीवी इक्वल टू RT फॉर n इक्वल टू 1 मोल। फॉर n इक्वल टू 1 मोल पीवी इक्वल टू RT। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। तो 3/2 R कांस्टेंट है, तो यहां से आप बोल सकते हैं और लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, एक बार और समझ लो आप लोग इसको कि काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको हम कैसे मानेंगे, तो पीवी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट कि पीवी इक्वल टू 1/3 mc²। पी इक्वल टू हो गया प्रेशर, वी इक्वल टू हो गया वॉल्यूम, 1/3, एम हो गया मास, एन हो गया नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, और सी जो है यहाँ पे ये वेलोसिटी है। सर ये रिलेशन किसने दिया था? हाँ, ये रिलेशन पीवी इक्वल टू 1/3 mc², ये रिलेशन हमें प्रूव नहीं करना है, ये तुम्हें मान के चलना है कि ये होता है, क्योंकि इससे हायर लेवल पे जाएगी ना, तो इसको 3 एक्सिस में डिवाइड कर दोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, तो ये रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन आसान ही है, बट हमें डिराइव नहीं करना है। तो ये यहां तक आप मान लो कि ये होता है। क्या होता है कि पीवी इक्वल टू 1/3 mc²। ठीक है, ये मानना ही पड़ेगा, अपने सिलेबस में इसको मानना ही है। पीवी इक्वल टू 1/3 mc²। पी क्या हो गया बेटा आपका प्रेशर, वी हो गया वॉल्यूम, एम हो गया मास 8 का, एन हो गया नंबर, सी हो गया वेलोसिटी। 8 का मास एम है, तो एन का मास कितना हो जाएगा, एम इंटू एन। एम इंटू एन को बेटा हमने मान लिया टोटल मास एम, टोटल मास एम, तो पीवी इक्वल टू 1/3 mc²। ठीक है, 2/2 ऊपर नीचे 2/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो पीवी 2/2 इंटू 1/3 mc²। तो पीवी इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mc²। तो पीवी इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीवी, 3/2 आरटी, क्योंकि पीवी इक्वल टू आरटी फॉर एन इक्वल टू 1 मोल। यहां से आप बोल सकते हो आराम से कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? हाँ बोलो बोलो, बोलो एब्सोल्यूट बेटा। क्या होता है? हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और सिंपल टेम्परेचर में क्या अरे डिफरेंस है? अच्छा, अरे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन स्केल पे बात कर रहा हूं। ओके सर। हाँ,
ठीक है, आप लोग नोट कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन पे आऊंगा। क्वेश्चन पे मैं इससे जो चैप्टर के क्वेश्चन है वो मतलब एक क्लास लेने का सेकेंड क्लास में क्वेश्चन शुरू करूंगा। तो आप एक बार बताओ कि ठीक है ये रिलेशन आ गया, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से मोटी तौर पे आपने क्या क्या चीज सीखा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, 1 पॉइंट। उसके बाद आपने सीखा कि फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल आर टेकन एज एब्सेंट, सेकंड पॉइंट। उसके बाद आपने सीखा कि वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस मॉलिक्यूल इज टेकन एज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, थर्ड पॉइंट। उसके बाद हर एक कोलिजन है तो परफेक्टली इलास्टिक है और उसमें कोलिजन के दौरान किसी भी तरह के काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉलिड टेम्परेचर है। ठीक है, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं बड़ी गौर से देखना, ध्यान से सुनना। इसका नाम है जेड। जेड का मतलब होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। मैं समझाता हूं, इसको समझाने में ही टाइम लगता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या कि जब हम लिखते हैं PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन में लिखते हैं PV इक्वल टू nRT, इसका मतलब क्या है कि ये PV इक्वल टू nRT प्रेशर और टेम्परेचर के हर एक वैल्यू के लिए, प्रेशर के हर एक रेंज में जो वैल्यू होगा, टेम्परेचर के हर एक रेंज में जो वैल्यू होगा, उसके लिए PV इक्वल टू nRT क्या होना चाहिए? सच होना चाहिए, सही होना चाहिए रिलेशन। बट PV इक्वल टू nRT सही नहीं पाया गया। सर्टेन कंडीशन जाकर के PV इक्वल टू nRT सही नहीं पाया गया। कैसे? मैं बता रहा हूं कि PV इक्वल टू nRT क्या होता है कि PV इक्वल टू nRT तुम लोग कब लिखते हो? ये लिखते हो आप लोग फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT। फॉर रियल गैस क्या होता है कि अच्छा फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT, आप यहां से बोल सकते हो कि PV बाय nRT इक्वल टू 1, PV बाय nRT इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस PV बाय nRT को ही हम लोग बोलते हैं जेड। PV बाय nRT का जो रेशियो होगा इसी को बोला जाता है जेड। PV बाय nRT का जो रेशियो होगा इसी को बोला जाएगा जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, PV बाय nRT। अब चक्कर क्या है, यहां पे मैं एक बात बताने जा रहा हूं। देखो कि जब हम लिखते हैं आइडियल गैस, आइडियल गैस और फिर हम लिखते हैं रियल गैस, एक्चुअल में दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है। एक्चुअल में दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है, हर एक गैस रियल ही है, हर एक गैस रियल ही है। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ बात बता रहा हूं कि आइडियल गैस, और उसको प्रूव करूंगा धीरे धीरे, टाइम लगेगा, कि लो प्रेशर पे हर एक गैस आइडियल गैस है, हाई टेम्परेचर पे हर एक गैस आइडियल गैस है। नहीं, मेरा मन हो गया कि नहीं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं रिजल्ट बता रहा हूं कि लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे गैसेज का जो बिहेवियर होता है वो होता है आइडियल। जबकि ऐसे ही प्रेशर से तुम बढ़ा दो, हाई प्रेशर कर दो या लो टेम्परेचर कर दो, तो गैस का नेचर बिहेवियर जो हो जाता है वो हो जाता है रियल। एक्चुअल में दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है, एक्चुअल में दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है, सब गैस रियल ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन कब अप्लीकेबल होता है? जरा इस लाइन को गौर करके देखो, जब लो प्रेशर रहेगा, जब हाई टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाओगे, एज यू इंक्रीजेस द प्रेशर, जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाने का प्रयास करोगे, एज यू इंक्रीजेस द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, द रिलेशन PV इक्वल टू nRT इज नॉट करेक्ट। इट मे बी PV ग्रेटर देन nRT और PV लेस देन nRT।
चाहे तो पीवी एनआरटी से बड़ा हो जाएगा या पीवी एनआरटी से छोटा हो जाएगा। यस, सर्टेनली लो प्रेशर के रेंज में, लो प्रेशर के केस में आइडियल गैस इक्वेशन चलता है। बट मैंने आपको क्या बोला कि यदि आपने कोई फॉर्मूला बनाया कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने फॉर्मूला बताया, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी प्रेशर और टेम्परेचर के हर एक रेंज पे अप्लीकेबल होना चाहिए, हर एक रेंज पे वैलिड होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि प्रेशर को जैसे ही तुम बढ़ाओगे पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं रह जाएगा, इधर पीवी ग्रेटर देन एनआरटी और पीवी लेस देन एनआरटी। या टेम्परेचर को जैसे ही डिक्रीज कर दोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पीवी लेस देन एनआरटी और ग्रेटर देन एनआरटी। मतलब जो रियल गैस इक्वेशन होता है वहां पे पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी, ये होता है रियल गैस के लिए। यहां से रिलेशन आ जाएगा कि पीवी बाय एनआरटी नॉट इक्वल टू 1। मतलब पीवी बाय एनआरटी को हम क्या बोलते हैं, जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, जेड इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 का क्या मतलब, चाहे तो जेड ग्रेटर देन 1 होगा या जेड लेस देन 1 होगा, चाहे तो जेड ग्रेटर देन 1 होगा या जेड लेस देन 1 होगा। तो आप लोग पहले इसको लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी काफी टाइम लगेगा इसको सुलझाने में, पहले नोट कर लो। हो गया सर। हाँ हो गया ना। एक लाइन लिखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड में ना, वो पूरा लिख लिए पूरा। यस सर। हाँ एक लाइन वहां पे डालो, एक लाइन वहां पे लिखो आप, लिखो आप कि द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आर, the deviation from ideal behavior are best represented in terms of compressibility factor Z। सर एक बार फिर से रिपीट करना। यस मैम, यस मैम। लिखो, क्या लिखे हो, The deviation from the ideal. deviation from ideal behavior, the deviation from ideal behavior, the deviation from ideal behavior are best represented, the deviation from ideal behavior are best represented, the deviation from ideal behavior are best represented, the deviation from ideal behavior are best represented in terms of compressibility factor Z। The deviation from ideal behavior are best represented in terms of compressibility factor Z। कई जगह तुम ये भी देखते होगे कि Z इक्वल टू लिखा रहता है कि V रियल, रियल वॉल्यूम का जो गैस है बाय V आइडियल, जो आइडियल वॉल्यूम का गैस है। खैर उसमें अब मैं तुम्हें बता रहा हूं चक्कर क्या है। अच्छा, जब आप लिखते हो आइडियल गैस, जब आप लिखते हो आइडियल गैस और इधर आपने लिखा रियल गैस, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आइडियल गैस में आइडियल कब होगा, लो प्रेशर के केस में, हाई टेम्परेचर के केस में। रियल कब हो जाएगा, हाई प्रेशर के केस में और लो टेम्परेचर के केस में। नाउ मैं सिंपल पॉइंट कि Z इक्वल टू हम लोगों ने लिखा
जेड इक्वल टू हम लोगों ने जेड इक्वल टू हम लोगों ने देखा वी रियल बाय वी आइडियल। अच्छा, अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जब हम लेते हैं कि जेड इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी और एन इक्वल टू 1 मोल ले तो जेड इक्वल टू पीवी बाय आरटी, जिस कंडीशन में भी रिलेशन निकालना हो तो जेड वर्सेस पी, जरा भी इस लाइन को गौर करना, ये पूरे जेड वर्सेस पी का एक हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। जेड वर्सेस पी का, जेड वर्सेस पी का हम एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। इस साइड वाले तो आप लोगों ने लिख लिया था, इससे कोई बात नहीं, इसको मैं हटा दूंगा। जेड वर्सेस पी का जो ग्राफ होगा, अब आप लोग बताओ समझदार हो, ये जेड इक्वल टू 1 है, ये जेड इक्वल टू 1 है, मतलब आइडियल गैस है, ठीक है, ये आइडियल गैस है। अच्छा, ये प्रेशर है बेटा, ये प्रेशर है। अरे ये जो लाइन है ये जेड इक्वल टू 1 है और जेड है क्या, जेड है पीवी बाय एनआरटी का रेशियो या पीवी बाय आरटी का रेशियो। ऊपर वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा जेड ग्रेटर देन 1 और नीचे वाला रीजन हो जाएगा जेड लेस देन 1। H2 H3 कुछ गैस मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रहा हूं, कुछ गैस में यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रहा हूं, इसका नाम है CO CH4 अमोनिया, कुछ एग्जाम्पल में ले लिया है, ठीक है, CO CH4 अमोनिया। अब एक बात हमें बताओ, बस ये जो ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है, जरा इस पे ध्यान देना, ये जो ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। इस ग्राफ के आप इस पॉइंट पे गौर करके देखो, इस ग्राफ के आप इस पॉइंट पे गौर करके देखो, ये जो पॉइंट है ये जेड इक्वल टू 1 है। अब इसके रेंज में जब तुम नीचे आ जाओगे तो प्रेशर मान लो यहां तक लिया, तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा जा रहा है कि लो प्रेशर के रेंज में, लो प्रेशर के रेंज में जेड इक्वल टू 1 है और जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या, गैस का नेचर क्या है, आइडियल है। लो प्रेशर के रेंज में जेड इक्वल टू 1 है, इसका मतलब गैस का नेचर क्या है, आइडियल है। लो प्रेशर पे गैस आइडियली बिहेव कर रहा है, लो प्रेशर पे गैस आइडियली बिहेव कर रहा है। अब आप गौर करो, एज प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, एज प्रेशर इंक्रीजेज, ये लाइन देखो, H2He को तुम भूल जाओ, H2He इस ग्राफ में आप गौर करके देखो कि जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है वो शुरू से फ्रॉम बिगनिंग वो हमेशा ऊपर के तरफ ही गया हुआ है, उसके लिए जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 ही है, वो उसका एक्सेप्शनल नेचर है। एक्सेप्शनल मतलब मैं एक्सेप्शन नहीं बोल रहा हूं, एक्सेप्शनल मैंने इस तरह से बोला कि वो दोनों हाइड्रोजन और हीलियम का मास बहुत ही कम होता है, वो बहुत ही लाइटर गैस है, उसका जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। बट बिसाइड्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावे, बिसाइड्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावे जो भी गैस है उसमें आप गौर करके देखो कि लो प्रेशर पे, अच्छा इवन हाइड्रोजन और हीलियम, लो प्रेशर पे कोई भी गैस हो वो उस सब के लिए जेड इक्वल टू क्या है, 1, जेड इक्वल टू क्या है, 1। बट एज प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, देखो सबका वैल्यू इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा तो जेड का वैल्यू 1 से छोटा होने लगा, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। बिसाइड्स हाइड्रोजन एंड हीलियम जितने सारे गैस हैं उसमें जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, एज प्रेशर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ जेड डिक्रीजेज, पहले जेड डिक्रीज करता है, गौर करके देख, पहले जेड डिक्रीज किया, फिर जेड डिक्रीज कर रहा है, फिर जेड डिक्रीज कर रहा है, एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के फिर आपने प्रेशर और भी बढ़ाने लगा, फिर वो डिक्रीज करके फिर से वो बढ़ने लगा, और जब प्रेशर को तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर,
जेड का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है। एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर जेड इज ग्रेटर देन 1। एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर जेड इज ग्रेटर देन 1। फिर से समझो इस कहानी को। इस कहानी में क्या आ रहा है कि जेड इक्वल टू पीवी बाय एन आर टी। तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर के केस में जेड का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 1। सॉरी, एक्सट्रीमली लो प्रेशर के केस में जेड इक्वल टू 1। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, मतलब लो प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर जेड इज लेस देन 1, एंड एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब इसको अभी नहीं लिखना है, अभी तो सिर्फ ये ग्राफ लिखना है और इसको नोट करना है। इसको अभी मैं रियल गैस इक्वेशन में प्रूव करूंगा इसी को, फिर जाकर के उसका रिजल्ट नोट करना है। अभी तो ये लिखो जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का प्रेशर के साथ वेरिएशन कैसे होता है ये मैंने समझाया हूं। लिखो, कॉपी पे नोट करो। सर अमोनिया के बाद कौन सी गैस है? क्या बोले बेटा? सर अमोनिया के बाद क्या है? अमोनिया के बाद कुछ नहीं है। अमोनिया ये ऊपर में जेड ग्रेटर देन 1 दिखा रहा है, ये जेड ग्रेटर देन 1 है। ये आपका CH4 है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये तो कुछ एग्जांपल मैंने लिया, लेने के लिए तो बहुत सारे गैस ले सकते हैं। लिखा आप लोगों ने? लिख लिया आपने कि जेड लेस देन 1 का क्या मीनिंग हो गया कि जेड लेस देन, यहां पे लिखता हूं मैं कि जेड लेस देन 1, इसका मीनिंग हो गया कि गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल than ideal gas। जेड लेस देन 1, इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्सेज आर मोर डोमिनेंट। मोर डोमिनेंट, मोर डोमिनेट। सर ये लास्ट वाला जेड एक मिनट पहले तो समझा देता हूं। जेड लेस देन 1, ठीक है, इसका मतलब क्या, गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। आइडियल गैस से ज्यादा कंप्रेस्ड रहेगा और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। अच्छा, यदि जेड ग्रेटर, पहले इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख रहा हूं फिर समझा भी रहा हूं। जेड ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हो गया कि गैसेज आर लेस कंप्रेसिबल। गैसेज आर लेस compressible
Gases are less compressible. Gases are less compressible. अच्छा, then ideal gas. Then ideal gas 1 point. Second point हो जाएगा Z greater than 1 का repulsive forces are more dominant. कितना टाइम हो गया परवेज? यस सर। टाइम हुआ ब्रेक का? यस सर। ब्रेक ले लो तो मोबाइल चार्ज कर लो। यस सर, कर लो कर लो। तो कितना देर का ब्रेक है देखो तो रूटीन पे। 15 मिनट का सर। हाँ तो फिर 15 मिनट में आ जाना सर। ओके सर। तब तक मैं इसको चार्ज में लगा रहा हूँ। अरे ये कार्टून में कैसे? ओके सर। ओके 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 सर। तो सारे हैं। हेलो हकीम बोल। और शरीफ भाई क्या हाल है? ओए हकीम। बोला हेलो। हेलो।